बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले जो हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया, फ़लस्तीन की तारीख बयान की इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान ख़ुसूसी थे, हमारे बहुत प्यारे दोस्त मुफ्ती मोहम्मद नईम मदनी साहब। उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद अब हम फॉलो अप स्टोरी कर रहे हैं, उस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर साहब, ये बताएं कि जो एक दिन पहले हुआ है ईरान में खुदकुश धमाका हुआ है, इस हवाले से बताएं कि धमाका किस जगह पे हुआ और वहाँ पे क्या होने वाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम फरहान भाई, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया अपने पास अपने प्रोग्राम के लिए। जो आपने खुदकश धमाके का जिक्र किया, ये जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के सुप्रीम कमांडर आर्मी के हुआ करते थे। आज से दो साल पहले 3 साल पहले इनको जो है वो शाम के अंदर हमला करके इसराइलियों ने जो है वो मारा। तो कल जो है वो उसी सिलसिले में उनकी बरसी की तकरीबात का इनेकाद हुआ था ईरान में, क्योंकि कल उनकी बरसी थी। तो वहाँ पर बेतहाशा जो है वो आम आवाम उनको खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ मौजूद थी। हुजूम था बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे। उसमें जो है वो फिर एक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिसमें कमोबेश अभी तक जो ऑफिशियली जो फिगर आ रही है, तकरीबन 200 सवा 200 लोग जो है वो वहाँ पर जो है वो शहीद हो चुके हैं उन धमाकों की वजह से। और तकरीबन कोई 400-500 जो है जख्मी हैं। उनमें भी तकरीबन 100 सवा 100 के करीब जो है वो सीवियर इंजर्ड हैं। अब इसराइल चूंकि वो गजा के अंदर जो है वो नहीं जीत पा रहा किसी जंग तरीके नहीं से, जीत पा रहा। और इधर से यमन ने जो है वो इसके लिए इसकी सप्लाई लाइन काटी हुई है, क्योंकि जो भी चीज़ आती है वो वाया रेड सी रेड होते सी। हुए वहां तक पहुंचती है। अब वो सप्लाई लाइन कटी हुई है, उसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत लॉस हो रहा है उसको। प्लस वहाँ जो इसराइली जो वहाँ पर आबाद किए हैं इन्होंने लाके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में से, वो अब जो है वो परेशान हो गए हैं इन हालात को लेके, क्योंकि सबके पास जो है वो ड्यूल नेशनल लोग हैं। क्योंकि ये फ़लस्तीन में जब आए थे तो ये इस फ़लस्तीन इनकी जगह तो है नहीं। तो अब उनको परेशानी ये लागू हो गई है कि ये खुद को सुपीरियर समझ रहे थे पहले। अब गजा में जो मुजाहिदीन ने इनके साथ जो किया है उसके बाद से इनकी कलाई खुल गई है। तो ये किसी तरीके से इस जंग को रीजनल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। और प्लस जो इनके जायनिस्ट के जो बड़े हैं, मतलब बड़े से मुराद जो मजहबी तौर पर पेशवा जो बड़े हैं, उन्होंने नेतन्याहू को और जो जायनिस्ट किस्म के जो कट्टर किस्म के यहूदी हैं जो कि खुद को कोई अलग ही किस्म की मखलूक समझते हैं, उनको ये बोला हुआ कि जब तक खूनी जंग कोई नहीं होगी, बड़े पैमाने पे नहीं होगी, खून बड़े पैमाने पे नहीं बहेगा, जब तक जो है वो मसीहा नहीं आएगा। उस चक्कर में ये प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो इस खित्ते में जंग छेड़ दे। खलीजी ममालिक जो है वो नहीं चाहते कि ये जंग छिड़े, क्योंकि कोई भी अमेरिका को गो अहेड या पॉजिटिव साइन सिग्नल नहीं दे रहा। एक धमाका जो और हुआ है वो बैरूत में लुबनान में हुआ है, वो वो क्या है? धमाका नहीं है, वो बेसिकली इन्होंने एरियल स्ट्राइक की है थ्रू ड्रोन। हमास के सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको निशाना बनाया है बैरूत के अंदर, और वहां से इन्होंने ट्रिगर कर दिया है जो प्रॉक्सी वहां पर मौजूद थी बैरूत के अंदर, लबनान के अंदर, उसको एक्टिव कर दिया। अब वो है बेसिकली हौसी कबाइल, उन्हीं की जो रूट्स हैं वही यमन में भी हैं, वही इराक में भी हैं, और वही ईरान के अंदर भी हैं। अब दुनियावी तौर पे लोग कहते हैं कि जी इंटरनेशनली ये तासुर दिया हुआ कि जी उनको हौसियों को जो है वो ईरान बैक कर रहा है, फंड ईरान कर रहा है। और जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में जंग जीत नहीं सका, वहाँ बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद अब वो फिर अब
ईरान में, फिर लिबनान में, फिर यमन वो में। बेसिकली ये चाह रहा है इसराइल कि मैं इस जंग को बड़े स्केल की कर दूं। अब जब बड़े स्केल की करूंगा तो उसमें बेनिफिट उठाना ये चाह रहा है कि वो उस दरमियान में कोई भी एक मिसाइल फायर करके मस्जिद अक्सा को डिमोलिश कर देगा और ये बोलेगा कि जी हमें क्या पता किसने मारा, हमें क्या पता किसने मारा, क्योंकि उनका आखिर टारगेट मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा को ही उन्होंने गिराना है, प्लस उनको इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब वो ग्रेटर इसराइल में इराक भी शामिल होगा, उसी ग्रेटर इसराइल के अंदर सऊदी अरब का बहुत सारा हिस्सा शामिल होगा। इन्होंने नया गेम ये खेला कि पहले तो इन्होंने जो ग्रेटर इसराइल का मैप इशू किया उसके अंदर सऊदी अरब के बहुत सारे जगह इन्होंने मात कर ली थी, लेकिन जब सऊदी अरब के साथ इनके ताल्लुकात नॉर्मलाइजेशन की तरफ अमेरिका के कहने पे जो है वो सऊदी अरब ने बातचीत शुरू करी। ये इस हमले से पहले 7 अक्टूबर के हमले से पहले की बात हो रही है। तो इन्होंने एकदम से उस मैप को चेंज करके और सऊदीया का पूरा हिस्सा छोड़ दिया। बाकी जो जितना हिस्सा है सीरिया का और इराक तक पहुंच गए थे, उधर जॉर्डन लबनान तक पहुंच गए थे। तो ये इन्होंने पूरा मार्क कर लिया था। तुर्की का भी बहुत सारा हिस्सा इन्होंने ग्रेटर इसराइल में शामिल करना, जो ग्रेटर इसराइल की इनकी सोच है। तो ये इन्होंने जो है वो मार्किंग की हुई है। अब मसला ये है कि जो इनके रूहानी पेशवा है वो कहते हैं कि जी बड़े स्केल की लड़ाई हो, खून बहे बहुत ज्यादा, वो जो खून है उससे ये जमीन जो है वो पाक होगी, उसके बाद हमारे मसीहा आएंगे। ये ये खन्नास इनके दिमाग में। इन्होंने पिछले कई दिनों से अमेरिका को बहुत प्रेशराइज करके रखा कि ट्रिगर करे वो और वो यमन के ऊपर हमला कर दे। कि क्यों? क्योंकि वो वहां से कार्गो शिप नहीं जाने दे जो रहा। रेड सी पे हो रहा है, रेड सी में इनका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि इतनी सारी जो शिपिंग कंपनीज हैं उनका जो है वो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जो रेड अस, सी के जरिए जो है वो सारा असल इसराइल में में जारी। असल असल देखो, असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यमन कहता है इसराइल के अंदर नहीं जाने देंगे। चाइना के जहाजों को क्यों नहीं उड़ा रहा वो? रशिया के जहाजों को क्यों नहीं उड़ा रहा और किसी मुल्क के जहाज को क्यों नहीं उड़ा रहा? जो जहाज पेटेंटली इसराइल के लिए सामान लेके जा रहा है उसको वो पहले 3 वार्निंग्स दे रहे हैं कि जहाज का रुख मोड़ो, आपको जाना है ऊपर अफ्रीका से होके जाओ। चूंकि वो रूट लंबा है, कॉस्टली है, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली फ्यूल लगेगा, टाइम लगेगा, सब चीजें बढ़ जाएंगी। तो वो उसकी जो सामान है उसकी कॉस्टिंग बढ़ कॉस्टिंग जाएगी। बढ़ जाएगी। यमन कहता है कि जी मेरी हदूद में से मैं फलस्तीन के मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप वहां जंगबंदी कर दो, प्लस वहां पर खुराक पहुंचाओ, वहां पर अद्वियात पहुंचाओ, वहां पर लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया कराओ, आप गुजरो, मैं कुछ भी नहीं कहता। इतने सालों से हो ही रही है ना रेड सी से ट्रांजिट, वो किसी को तो नहीं कर रहा वो। अब होने क्या जा रहा है अगले 7 दिनों में, क्या होने जा रहा है? क्या बड़ी जंग होने वाली है? देखिए थर्ड वार होने आज वाली है? आज जो है वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक थ्रेट लेटर यमन को जारी कर दिया है जिसमें अंदर 12 ममालिक के नाम उसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, और अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि बहरीन बहरीन थ्रेट कर रहा है यमन को। एक मत वो खुद मुस्लिम कंट्री है। नहीं, मुस्लिम के अलावा बहरीन की टोटल सिक्योरिटी का कंट्रोल ही अमेरिका के पास है। दाखिली सिक्योरिटी जितनी भी है बहरीन की अपनी कोई हैसियत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी टोटल सिक्योरिटी जो कंट्रोल कर रहा है वो कर रहा है अमेरिका। और प्लस बहरीन का क्या स्टेक है वो रेड सी से? उनके बहरीन की जो ट्रांजिट हो रही है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, वो तो एशिया पैसिफिक पे हो रही है, क्योंकि वो ईरान के सामने है, कुवैत के सामने है। ये दूसरी बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, उधर से बहरीन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि अमेरिका उसको कंट्रोल करता है, उसकी दाखिली सिक्योरिटी को, तो अमेरिका ने बहरीन का नाम भी लिख दिया। अच्छा मजेदारी की बात है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर यूरोपियन ममालिक के अंदर जो मुल्क है वो फ्रांस है।
फ्रांस इस थ्रेट में शामिल नहीं है। फ्रांस के बारे में एक और अपडेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और स्पेन है, स्पेन इसमें शामिल नहीं हुआ। चाइना शामिल नहीं है। नहीं, चाइना तो बिल्कुल अलग है ना। अलाय अलाइज जो हैं अमेरिका के, रशिया शामिल है उसमें। नहीं रशिया शामिल नहीं है। अलाइज की बात हो रही है, अमेरिका के अलाइज में रशिया और चाइना कैसे हो सकते हैं? रशिया और चाइना तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ईंट और कुत्ते का बैर है। तो इसके अंदर जो मेन बड़े ममालिक हैं, जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, जिनके पास आर्मी भी स्ट्रांग है, फ्रांस है, स्पेन है, वो शामिल नहीं है। लेकिन यह छोटे छोटे ममालिक के नाम डाल के और उसको जो है वो सिर्फ यूके मेन है इसमें। ऑस्ट्रेलिया पहले, ऑस्ट्रेलिया बैक कर चुका था। और ऑस्ट्रेलिया ने, मजे की बात यह है कि इसराइलियों को, जो यहूदी हैं, उनको वीजा देने से भी मना कर दिया है। लेकिन चूंकि अभी वो अलाइज है अमेरिका का, अमेरिका ने नाम डाल दिया। अब जब वो एक्चुअल पोजीशन सामने आएगी तो उन्हें थ्रेट ये दिया है यमन को कि जी हम आपके पास आ रहे हैं और यमन को अब हम तोरा बोरा बनाएंगे। तोरा बोरा सिर्फ बोलने की हद तक है। अफगानिस्तान में 20 साल उन्होंने क्या कुछ भी नहीं कर सके। क्या उखाड़ लिया जो वो यमन के साथ करेंगे? और जिस पे यमन खुद अपने मुंह से कहता है कि कम से कम 50 साल तो तुम हमसे नहीं जीत सकते। नहीं जीत सकते। 50 साल के बाद देखी जाएगी। 50 साल तक तो हम तुमसे लड़ सकते हैं और तुम हमसे नहीं जीत सकते। हाँ, जीतने का सिर्फ एक ही हल है, उसको रोको, इसराइल को, और वहां सप्लाईज पहुंचाओ गजा के अंदर, और इस मसले को प्रॉपर हल करो। जो इसका अपना तरीका था, जो डिसाइडेड था, जो ये कर करके कब्जे कर रहा है इसराइल, जो ये मजलूमों को मार रहा है, जो ये नस्लकुशी कर रहा है, वो खत्म होनी चाहिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज मैंने आपको बोला फ्रांस की एक मजे की बात बताऊं मैं आपको। फ्रांस की मजे की बात यह है कि फ्रांस के अंदर इसराइल के खिलाफ बात करने पे $20,000 जुर्माना था। लेकिन आज उसकी पार्लियामेंट में उसकी मजम्मत की है इसराइल की। मतलब ये तो बिल्कुल ही एक हटके दुनिया से चीज हुई है। क्यों? क्योंकि वहां की आवाम को पता चल गया है कि ये जालिम है। अब जो हुक्मरान है वो अंडर प्रेशर आ गए। उनको आवाम से बढ़ के तो हुक्मरान नहीं हो सकते ना। ना आर्मी हो सकती है ना। भाई वो फ्रांस है, यूरोपियन कंट्री है, वहां पर आवाम ही सब कुछ है। वहां गवर्नमेंट वॉर्मेंट और एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं होती। वहां सिर्फ आवाम है। आवाम ने जो बोल दिया वही होना है। वही होना। अच्छा, एक दिन पहले मेरी मुफ्ती नईम साहब के साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी कि खारजा पॉलिसी जो है वो मुस्लिम ममालिक की कितनी डिफरेंट है और नॉन मुस्लिम की कितनी। तो उसमें मैंने उनको बताया था कि साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीजे के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। उसकी अपडेट आई है कि अब गैरत खा के, शर्म खा के, अब तुर्की उसके साथ जाके मर्ज हो गया है, साउथ अफ्रीका के साथ, उस पिटीशन के अंदर जो कि आईसीजे ने टेकअप कर ली है और उसके ऊपर हियरिंग शुरू हो गई, होने वाली है। उसके लिए उन्होंने डेट्स दे दी हैं। और इसराइल अब यह घबरा रहा है कि अगर तो आईसीजे से इनके खिलाफ कोई फैसला आ गया तो ये अमल हो ना हो, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि जो खुद को मजलूम जाहिर करके फलस्तीनियों पे जुल्म कर रहा था, दुनिया को दिखा के कि देखो मैं कितना मजलूम हूं, उसकी और मजीद जो मोहर उसके ऊपर सख्त हो जाएगी, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो जाएगी। और आईसीजे जो वाकया है वो यूरोपियन कंट्री के अंदर है, नीदरलैंड में है। आप समझे टेक्निकली कि अगर उसके ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं भी होती, लेकिन उसके स्टैंप लगाने से कि जी ये जंगी जराइम में वाकई मुलव्वस है, तो वो तो फिर हो गया ना। अब उसके बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जंग का दायरा कार बढ़ा दें, बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के बाद अपने मफाद को, अपनी जो उनकी अपनी सोच है उसके हिसाब से उस गोल को अचीव किया जाए। हमास नहीं जीतने देगा इनको, क्योंकि हमास क्लियरली बोल चुका है कि आइंदा आने वाले 10 साल तक तो
मैं इनके साथ मुकाबला कर सकता हूँ। और वो जिस तरीके से इनको शिकस्त दे रहा है, इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं इनकी। ये बोलते हैं हमने इतने मारे उतने मारे, मासूम लोगों को गजा में से, वेस्ट बैंक में से बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को मारा जा लेके रहा जाते हैं, मासूम लोगों को, और उनको दिखाते हैं कि जी ये हमास के दहशतगर्द हैं। जबकि हमास वो वीडियोस जारी कर रहा है कि दुनिया हैरान है, दंग है। वो बकायदा टैंक उड़ाने की वीडियो, इनके 10-10, 20-20 फौजी एक जगह पे बैठे हैं, उसको वहां पर हमले की वीडियो, स्नाइपर के थ्रू टारगेट करने की वीडियो, वो हर वो चीज भेज रहा है जो कि एक जंग का असूल है कि आपने मासूमों को नहीं मारना, आपने हॉस्पिटल्स पे हमला नहीं करना, आपने किसी भी किस्म की इबादतगाह को तहस नहस नहीं करना। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि ये नुकसानात ना हो। है। इन्होंने तो तमाम हॉस्पिटल्स को उड़ाया है पहले, जिन हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में बच्चों ने पनाह ली हुई थी, जख्मियों ने पनाह ली हुई थी। उन इवन उन लोगों को, जिन लोगों ने ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर स्कूलों में जाके लोगों को कत्ल किया है, बच्चों को, और उनको उनको हमास के स्नाइपर्स ने ढूंढ ढूंढ के स्पॉट कर करके मारा। गजा और फलस्तीन के फॉलो स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा एक बार फिर हाजिर होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर करें, और कमेंट्स में जाके अपनी राय से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।